नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी रीडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपका चैप्टर 5 जो शेष रह गया था, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ को अन्य पदार्थ से अलग करना, जैसे अनाज को अलग करते हैं उसके पौधों से, तो वही पढ़ने वाले हैं। पृथक्करण में शेष भाग जो रह गया था, तो हम इसमें पढ़ चुके थे 3 प्रकार से। पहला था हस्त से, हाथ के द्वारा। दूसरा था थ्रेसिंग, थ्रेसर जो मशीन होता है जिससे ज़्यादा अनाज को क्या करते हैं, उससे पेड़ पौधे से अलग करते हैं, साफ सफाई होता है, अनाज अलग होता है, भूसी उससे अलग हो जाता है। तीसरा क्या था, निष्पावन, जिसमें हम पवन जो होता है, जैसे भूसा उसा जो कुछ आ जाता है अनाज में, या धूलकण, महीन धूलकण जो आ जाते हैं अनाज में, या अनाज में ही अधिकतर, तो उसको हम निष्पावन से, मतलब हवा के विपरीत दिशा में जो अनाज होता है उसको हम इस प्रकार से, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हम निष्पावन विधि से, ये क्या है तीसरा, यही है आपका निष्पावन विधि, जिसमें धूलकण जो महीन धूलकण होते हैं वो वजन के हिसाब से, जिसका ज़्यादा वजन रहेगा जो अनाज है वो हमारे पास में रह जाएगा, और जो हल्के होते हैं धूलकण, अक्सर भूसे जो होते हैं हल्के होते हैं, तो वो मिट्टी का धूलकण, गर्दा जो हो गया, डस्ट, और भूसी उसी, ये सब डस्ट क्या होता है, हवा के साथ, क्योंकि ये वजन में हल्का होता है, तो ये हवा के साथ उड़ जाता है। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन विधि। ठीक है, तो आज इससे आगे पढ़ने वाले हैं। ये भी देख लिए थे चालन विधि। चौथा क्या है, चालन विधि, जिसमें हम रेत को या अनाज को भी, इसमें हम अनाज जो खाते हैं जिसमें छोटे छोटे अनाज का कण या फिर मिट्टी उट्टी जो आ जाता है, तो हम चालन विधि से, इस विधि से आप देख सकते हैं, इसके द्वारा जैसे होता है चावल और आटा उटा जो हो गया जो चालते हैं, तो ये चौथा विधि था। तो पहला क्या था, हस्त नियम, दूसरा थ्रेसरिंग, तीसरा निष्पावन, और चौथा जो है ये चालन विधि है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें चालन के द्वारा कंकड़ तथा पत्थर को रेत से अलग किया जा रहा है। जैसे घर का प्लास्टर करते हैं तो उसमें रेत को, बालू को चाल कर ही उपयोग करते हैं। जो प्लास्टर होता है घर का, तो उसमें जो बड़े कण होते हैं उसको निकाल देते हैं, बाकी ईंटा जोड़ने का काम तो उसी रेत से हो जाता है, लेकिन प्लास्टर जो करते हैं उसमें चालन विधि का ही प्रयोग करते हैं, जो आप देख सकते हैं। तो ये 4 विधि था। इसके अलावा इसका और विशेषता को देखते हैं। तो क्या है आगे, चालन विधि देख लिए इसमें। तो चालन विधि का घर में भी देख सकते हैं, जब सुबह सुबह आपका नाश्ता बनता है, सुबह में आपके लिए जब स्कूल जाते हैं तो नाश्ता बनता है, तो छलनी का प्रयोग होता है। रोटी जो बनता है ना, ब्रेड रोटी, इसमें चलनी का, जिसे छन्नी कहते हैं, इसमें आटा क्या किया जाता है, छाना जाता है, जिससे रोटी अच्छे से, जो जो भी कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल होते हैं वो आटा से निकल जाता है। चावल को भी फटक के, सूप के द्वारा चावल को भी चाल के यूज करते हैं, इससे चावल का जो छोटा छोटा कण होता है वो निकल जाता है। तो ये अशुद्धियां दूर करती है, आटे के अशुद्धियों को दूर करते हैं। जो भी अशुद्धियां नहीं, वो भी ठीक ही होता है, अनाज का जो छिलका होता है, पार्टिकल्स, लेकिन कुछ अलग रेत उत या कुछ कंकर जो आ जाता है उसमें, केस बालूल आ जाता है, केसूस, तो वो भी चालन विधि से अलग हो जाता है। तो इससे चालन विधि से अशुद्धियों को दूर करते हैं। सभी विधि, चारों विधि क्या है, अनाज से अशुद्धियों को दूर करने का ही कार्य करती है। अब चौक का पाउडर बनाइए। चौक जो होता है ना स्कूल में, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक, उसका पाउडर बनाना है, उसको आटे के साथ मिलाइए, इस मिश्रण को चालिए। क्या हम चालन द्वारा चौक इसको अलग कर सकते हैं? तो चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी आपामों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। चालन विधि से हम जो दो पदार्थ, जो उसका आकार या फिर वजन, उसकी भौतिक स्थिति जब तक अलग नहीं होगी तब तक हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो चालन विधि उसी में प्रयोग करता है। लेकिन अगर दोनों सेम ही चीज है, दो पदार्थ, जो अशुद्धि भी उसी आकार में है, उसी जैसा है, और वस्तु पदार्थ भी, अनाज भी उसी आकार का है, जैसे आटा में मिला देंगे चौक का पाउडर तो नहीं अलग होगा, चूना का पाउडर अलग नहीं होगा, जैसे गेहूं चावल को मिला देंगे तब अलग नहीं होगा, राई सरसों को मिलाएंगे तो वो गोल रहता है, तो वो छलनी से अलग हो जाता है। तो मतलब ये अर्थ हुआ
ये कहने का कि अगर चालन विधि से हम उसी वस्तु को, उसी मिश्रण को अलग कर सकते हैं जिसकी अपामो, अपामो मतलब आकार, वजन, आकार, दोनों चीज में क्या हो, अंतर हो, डिफरेंस हो, एक क्या हो, अलग आकार का हो, एक अलग आकार का हो, तभी चालन विधि क्या होगा, कार्य करेगा, ऐसे नहीं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अवसादन विधि, अवसादन, निस्तारण और, तो ये चार विधि हो गया, हस्त नियम, थ्रेसरिंग, निष्पावन और चालन, ये हो गया नॉर्मल। अब ऐसे पदार्थ को अलग करना जो दोनों समान रूप में हो, तो ये अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये पढ़ेंगे। कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। कभी कभी कुछ वस्तुओं को, जैसे है ना चौका पाउडर हो गया, या फिर जो पाउडर लगाते हैं टेलीकॉम पाउडर, उसको आटा से मिला देंगे तो नहीं ना अलग होगा, तो ये हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में, जैसे कि चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धि कैसे पृथक करेंगे, तो ये आसान है। चावल में धूल कण है या फिर दाल में है, तो दाल को साफ कर लेते हैं पानी से धो के, पानी में डालते हैं ना उसको, तो धोने पे क्या होता है, जो हल्के अशुद्धियां होती है वो पानी में ऊपर चला आता है या फिर नीचे बैठ जाता है, फिर उसको हम 2-3 बार धो के उसको साफ कर लेते हैं। तो ये हो गया। फिर प्रायः पकाने से पहले चावल तथा दाल को जल से धोया जाता है। चावल दाल को का अशुद्धियां जो है वो अलग करना क्या है, आसान है। इसे पानी के द्वारा, जल के द्वारा धोकर अलग कर सकते हैं। जब आप चावल तथा दाल में जल डालते हैं, जब धोने के लिए उसको डालते हैं, तब उस पर चिपकी हुई धूलकण अशुद्धियां, जैसे धूलकण क्या हो जाते हैं, उसमें पानी से अलग हो जाते हैं। यह अशुद्धियां जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। तो चावल भारी होता है, आकार में वजन होता है, तो वो नीचे तली में चला जाएगा, और धूल कहाँ जाएगा, धूल जल के ऊपर रहेगा या फिर पानी में मिल जाएगा, पानी में ही घुल जाएगा। तो उसको 2-3 बार धो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चावल और दाल दोनों की अशुद्धियां शुद्ध हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद बर्तन में थोड़ा ये बताया गया है जो अलग प्रकार की होती है अशुद्धियां। बर्तन को थोड़ा टेढ़ा करना है, मतलब बताए थे इसमें चावल को क्या करेंगे, चावल या दाल को उसको थोड़ा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, ये देख सकते हैं इस विधि के द्वारा। जैसे चावल में धूल कण है तो वो भी जमीन जमीन में गिर चला गया, या जल के ऊपर या जल में मिल गया, तो उसमें 2-3 बार, मतलब एक बार तो साफ नहीं होगा, एक बार में क्या हुआ, अशुद्धि जल में मिल गया, तो उस जल को बाहर करेंगे, फिर नया जल चावल या दाल के ऊपर बर्तन में जो है पात्र में रहेगा उस पर नया दूसरा जल डालेंगे, फिर इसको बाहर गिराएंगे। ये देख सकते हैं उदाहरण में। मिट्टी एवं जल का यहाँ पे मिश्रण है, अघोलित पदार्थ मिट्टी, तो मिट्टी का घोल, मिट्टी नीचे बैठ गया, और फिर उस जल को क्या किए, दूसरे गिलास में रख दिए, तो ये जो इसमें था ये वाला, ये इसी में रह गया, मिट्टी का पार्ट जो अशुद्धि है, और जल जो है वो ये हो गया, अलग हो गया। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तले में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन क्या हुआ, जैसे चावल दाल अनाज जो भारी होते हैं वो जल में बैठ गए और अशुद्धि ऊपर रह गया, तो उस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल के मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अवसादन समझ गए होंगे, जैसे चावल दाल को धोते हैं तो जो चावल दाल नीचे बैठ जाता है, उस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। और उस जल को जो 2-3 बार धोने के बारे में बताए हैं उसको निकालना, जल को, अशुद्ध जल को निकाल के नया जल से वापस उस चावल दाल को जो धोते हैं उस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो अवसादन जिसमें अनाज नीचे बैठ गया, निस्तारण जिसमें उस अशुद्ध जल को बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो आइए हम इसे मिश्रण का पता लगा जिसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, अवसादन, मिट्टी नीचे बैठ गया, इसमें मिट्टी नीचे बैठ न रहा है तो ये अवसादन हो गया, और ये निस्तारण हुआ, ये निस्तारण हुआ, और इसमें जिसमें पदार्थ के कण नीचे बैठ जाते हैं वो अवसादन हुआ, ये हो गया क्या, अवसादन। और ये क्या हो जाएगा,
जिसमें जल को निकाला जा रहा है निस्तारण। तो ये दो प्रक्रिया हो गया इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। यह सिद्धांत ऐसे द्रव के, यह जो प्रक्रिया है सिर्फ ऐसे ही पदार्थों पे कार्य करती है, अलग करती है, जिसको हम उपयोग में लाते हैं, आपस में मिश्रण को नहीं, मतलब जो आसानी से अलग हो जाते हैं, इसी पे ये प्रक्रिया विधि काम करता है, अवसादन निष्पादन वाला, निस्तारण वाला। ठीक है, जो आपस में मिश्रित होकर, उदाहरण के लिए तेल और जल को उसके मिश्रण में इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तेल और जल को, जल तो ऊपर तैरेगा, जल के ऊपर तेल, तो इसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है तेल और जल को, अवसादन विधि द्वारा और निस्तारण विधि द्वारा। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वो पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इस कारण वो अवयव ऊपरी परत बनाता है, उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे तेल को क्या करेंगे, तेल को या शहद को देख सकते हैं, शहद भी नीचे बैठ जाएगा। तो कुछ समय के लिए रहने देंगे तेल को जल में, तो वो क्या होगा, जल के ऊपर जमा हो जाएगा। तो उसको निस्तारण करके दूसरे पात्र में उसको डालकर इस तरह से हम उसको पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं अवसादन और निस्तारण विधि से तेल और जल को। सभी को नहीं, ये कुछ ही पदार्थों में ये विधि उपयोग होगा। फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। फिर से ठोस विचार करना है, सोचना है, फिर से कुछ वस्तु कैसे हो, ठोस हो या फिर द्रव के रूप में हो। फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करना है। चाय तैयार करने के बाद आप चाय को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, छन्नी के द्वारा किए ना अलग। तो ये भी जल में मिल गया था, तो ये भी क्या हुआ, निस्तारण। जैसे चाय बनाए, दूध में चाय पत्ती को डाल दिए, तो जो उसमें नीचे बैठ गया तो अवसादन हो गया, चाय पत्ती नीचे बैठेगा, फिर उसमें घुल जाएगा, चाय में, दूध में चाय पत्ती घुल जाएगा। और जब उसको छानते हैं पीने के लिए, तो पीने से पहले उसको छानते हैं, तो वो जो छानते हैं उसको क्या किए हम, निस्तारण। तो चाय बनाना भी क्या है, एक अवसादन, और उसको छानना निस्तारण, यही प्रक्रिया है। ये इसका उदाहरण था। जैसे, परंतु क्या आप चाय में कुछ पत्तियां, अब वही अगर क्या किया जाए, चाय में कुछ पत्तियां भी मिला दिया जाए, जैसे कुछ अलग प्रकार की पत्ती मिला दिया जाए, तो अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए और चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है, तो हम छान कर उसको अलग कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इस क्रम को निस्यंदन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, निस्यंदन। तो पीछे जो चार प्रकार था, क्या क्या था, हस्तचयन, थ्रेसरिंग, निष्पावन और चालन विधि। तो ये तो समान प्रक्रिया था वस्तु को अलग करने का। अब था अवसादन निस्तारण। अवसादन निस्तारण में जिसको हम क्या कर सकते हैं, जल में अशुद्धि को घोलकर अलग करते हैं, तो यही हुआ अवसादन निस्तारण। और निस्यंदन क्या हुआ, जिसको हम छलनी से छान के अशुद्धियों को अलग करते हैं, जैसे चाय पत्ती को छान लिए दूध से, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाया, जो छन्नी में जो चीज रह गया वही क्या कहलाया, फिल्टर करना, निस्यंदन। फिल्टर करना मतलब हिंदी में अर्थ हुआ निस्यंदन करना, उसको फिल्टर साफ कर लेना। तो ये चाय पत्ती को साफ कर लिए चाय से, तो चाय पत्ती जो छन्नी में रह गया वो क्या रह गया, निस्यंदन, उसको कहेंगे। अब सोचिए, चाय तैयार करने के लिए भी पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन कौन कौन सी विधि अच्छी है, तो बताइए। नहीं, इसमें निस्तारण भी अवसादन भी हुआ, और निस्यंदन और निस्तारण दोनों में से कौन सी विधि अच्छी है, तो निस्यंदन विधि अच्छी है। कौन सी विधि, फिल्टर वाला, छन्नी से छानना, ये विधि क्या है, अच्छा है। अब हम आपके उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है, क्या हम जो जल पीते हैं, हमेशा जल ही हमारा क्या है, जीवन का स्रोत है, सोर्स है, तो इसका जो हम उपयोग करते हैं, तो क्या हमारे लिए जल क्या है, सुरक्षित है। कभी कभी नलों में गंदा जल प्राप्त होता है, तालाबों तथा नदियों में एकत्र किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। बरसात में, बारिश में जो होता है वो शुद्ध जल होता है, लेकिन बरसात के मौसम खत्म होने के बाद जो नदी तालाब में जल होते हैं वो क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। आइए हम अब यह देखते हैं कि यह पृथक्करण करने की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे विधि को देखना है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नदी तालाब के
जल से अशुद्धि को दूर करने की विधि के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो कौन सी विधि है? जैसे कि नदी या तालाब जिसमें पानी हो, पंकिल जल, नदी या तालाब जिसमें अशुद्ध जल है उस जल को लेना है। यदि यह न मिल सके तो गिलास जल वगैरह दिए, जल नहीं है नदी तालाब वाला तो गिलास में क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी, पानी लेकर, नल से ही पानी लेकर मिट्टी मिला देना है, क्योंकि नदी तालाब का जो पानी होता है उसमें मिट्टी मिला होता है। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ये जल लेकर क्या करना है, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, जब तक कि वो मिट्टी जल में अच्छी तरह से मिल नहीं जाए। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए, अपने प्रेक्षणों में लिखिए। मतलब प्रेक्षण मतलब उसको सही जांचना, सही रूप से उसे देखना, परीक्षण करना, जांचना। जांचेंगे क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? हाँ, गिलास के तली में भी कुछ मिट्टी बैठ गई होगी, और जल में भी जैसे नमक चीनी मिलता है उस तरह से मिट्टी जल में भी मिल गई होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, इस क्रम को हम आप क्या कहेंगे? तो इस प्रकार की जो जल मिट्टी मिला है इसको हम क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास के थोड़ा तिरछा कीजिए। मतलब बिना हिले डुले जो मिट्टी बैठा है हिलाएंगे तो क्या हुआ, मिल जाएगा ऊपर, जो तली में बैठा है मिट्टी वो भी मिल जाए, ऊपर आ जाएगा। तो इसको बिना हिलाए क्या करना है, इसको टेढ़ा करना है गिलास को। इस गिलास के ऊपर एक जल को दूसरे गिलास में उड़ेलना है और इसके पानी को दूसरे गिलास में लेना है, जैसे कि 5.1 में ये दिया गया है। ये भी अवसादन और निस्तारण विधि था, और निस्यंदन जिसमें छलनी से छान छान लेते हैं। ठीक है, तो क्या जो पानी दूसरे गिलास में हम ले लिए तो क्या वो भूरे रंग का है? वो अशुद्ध अशुद्ध नहीं है, शुद्ध हो गया। वो जो जल हम क्या किए, दूसरे गिलास में ले आए, तो वो जल क्या हो गया, शुद्ध हो गया। क्या दूसरे गिलास का जल अभी शुद्ध है, भूरे रंग का है? हाँ, कुछ अशुद्धियां उसमें भी अभी भी मिली हुई है। अब इस निस्यंदन विधि, क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया जा सकता है? तो चाय की छलनी से ये साफ हो जाएगा? नहीं, चाय के छलनी से नहीं, नहीं, ये साफ शुद्ध नहीं होगा। इसे क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा कि इसे अच्छी तरह से साफ हो जाए। दो, अच्छी तरह से साफ करना होगा, और इसको कुछ रेशेदार जैसे फोम होता है इससे निकालना पड़ेगा, तब ये जाके शुद्ध होगा। या गर्म करके इसको बाष्पीकृत करके निकालेंगे तब ये शुद्ध रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इस सहायता से जल के निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं कपड़े के कुछ टुकड़े। हाँ, कपड़ा भी क्या करेगा, इसे कपड़े के सूती वस्त्र से उसे छानेंगे तो छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं कपड़े के, इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। छलनी से नहीं, लेकिन कपड़ा से इसे साफ कर सकते हैं। फिर भी उसे गर्म करना जरूरी है, तब जाकर ये क्या होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं जल को साफ करने की विधि। यदि जल अभी भी गंदा है, कपड़े के से छान लेने के बाद जल क्या है, अभी भी अशुद्ध है, गंदा है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पात्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं। फिल्टर पात्र यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ना दिया हुआ। तो विशेष रूप से इस, तो जल को थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये लिक्विड रूप में होता है। इसे या तो बाष्पीकृत करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, जिससे जलवाष्प ऊपर जमा हो, और उस भाप को क्या करना, जलवाष्प को, भाप को फिर जमा करना होगा कीप के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फोम दिया गया है, फिल्टर किया जा रहा है जल को। फिल्टर पात्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसे अत्यंत सूक्ष्म, जैसे कपड़ा में तो कुछ अशुद्धि चला गया, जिसमें महीन ये छलनी है तो उसका क्या होता है, छलनी का जो होता है वो कुछ मोटा होता है, तो उतना महीन नहीं होता है रेशा जहाँ से जल निकलेगा। तो फिल्टर जो होता है उसका बहुत सूक्ष्म होता है, जिस कारण से ये देख सकते हैं इसमें ये फिल्टर है, फिल्टर विधि द्वारा ये कीप आकार के द्वारा ये फिल्टर किया जा रहा है जल को। दर्शन फिल्टर विधि के शंकु के रूप में, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक पात्र लेना है जो शंकु के आकार का हो, त्रिकोण के आकार का। उसमें हम ऐसे पात्र को रखेंगे जो क्या हो, जिसका रेशा बहुत महीन हो, बहुत महीन। यहाँ पे शंकु के बनाए गए फिल्टर पात्र को मोड़ना है, फिल्टर पात्र के उपयोग में निस्यंदन। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पे इसमें जल दिया जा रहा है, और फिर यहाँ पे ये शुद्ध रूप में, साफ रूप में जल हमें प्राप्त हो रहा है। साधारणतः फलों, सब्जियों तथा रसों को पीने से पहले उससे बीजों तथा
जो जूस हम पीते हैं फल का, उसके बीज को भी छलनी से छान के, फिल्टर होता है ना वो जूसर मशीन, तो जो उसमें भी महीन महीन छलनी होता है, फिल्टर होता है, तो वो भी उससे साफ हो जाता है। ठीक है, जूस जो पीते हैं उस निस्यंदन विधि ये हो गया। फिल्टर करना, फिल्टर मतलब निस्यंदन, निस्यंदन, फिल्टर का हिंदी निस्यंदन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। का उपयोग घरों पर भी पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालते हैं, आपने देखा होगा। जब पनीर बनाते हैं तो दूध को पहले फाड़ लेते हैं, उसके बाद उससे छेना को निकाल कर पनीर का रूप उसे दबाकर, छेना जो होता है उसको उसको कपड़े में रखकर, सूती कपड़े में, फिर उसको रात भर दाब देते हैं वजन से, तो वो उस आकार में आ जाता है। तो उस प्रकार से पनीर बनता है। तो पनीर को भी जो साफ करते हैं, नींबू का रस जो हो गया, उसका बीज भी हो गया नींबू को, नींबू का, तो निस्यंदन विधि के द्वारा ये भी क्या होता है, साफ होता है। अगला आ गया बाष्पन विधि, जो बता रहे थे। बाष्पन विधि ये सबसे अच्छा तरीका है जल को क्या करने का, शुद्ध करने का। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच क्या करना है, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेना है, एक बीकर मतलब पात्र हो गया, बर्तन, जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए। अच्छी तरह से क्या करना है, उसको, नमक को जल में मिला लेना है। ठीक, नमक को जल में मिला देने के बाद हम देख सकते हैं कि पहले जो क्या था, जल साफ था, उसमें कुछ नमक मिलने के बाद उसका रंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जो जल था उसके रंग में परिवर्तन को हम देख सकते हैं नमक मिलने के या चीनी मिलाने के बाद। फिर अब उस बर्तन को क्या करना है, कोई नमक देख तो नमक उस पर तो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी है ना, जल में मिला हुआ, अशुद्ध ही मिला हुआ है। नमक के जल के भरे बीकर को गर्म करना है। क्या करेंगे, उसे जल को गर्म कर देंगे। ये हो गया बाष्पन विधि, जिससे जल वाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा, और जो नमक होगा वो क्या होगा, जल वाष्प के रूप में खत्म हो जाने के बाद जल जो है वो नीचे तली में, नमक जो है वो नीचे तली में बैठ जाएगा, और जल जो है वो जल वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, हवा में मिल जाएगा जल वाष्प। तो ये प्रक्रिया हुआ, यही प्रक्रिया क्या हो गया, वाष्पन विधि हो गया। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पन विधि के द्वारा जल को वाष्प किया गया, वाष्पीकृत करके, वेपोरेट करके अशुद्धियों को, या फिर हम उस वाष्प को भी जमा कर सकते हैं, ऊपर में कुछ अलग तरह का बर्तन रख देंगे और पाइप लगा देंगे। तो उस विधि से हम क्या कर सकते हैं, जल को भी शुद्ध, जल भी शुद्ध रूप में हमें प्राप्त हो गया, वाष्प को जमा कर लेंगे, और नमक भी अलग हो गया, दोनों क्या हो गए, पृथक हो गए। तो आपने विचार किया यहाँ से, कहाँ से नमक कहाँ से आता है, समुद्र के जल में। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो ये तो नमक, तो इस विधि से ही क्या हमें प्राप्त होता है, नमक। तो नमक होता है समुद्र के पानी में, कितना होता है, 33%। समुद्री जल में लगभग 33% की मात्रा में क्या होता है, लवण होता है। तो इसी विधि के द्वारा, वाष्पन विधि के द्वारा ही क्या करते हैं, क्यारी में जमा कर लेते हैं समुद्र के जल को, और वहां से खुले जगह पे रख देते हैं, और सनलाइट से जल वाष्प होता रहता है और नमक नीचे जमा हो जाता है। तो इसी विधि का प्रयोग, वाष्पन विधि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जल, नमक प्राप्त करते हैं जल से, समुद्र के जल से लवण जो प्राप्त करते हैं, नमक जो यूज करते हैं, ये भी वाष्पन विधि के द्वारा ही। मतलब समुद्र के जल को क्या किए, एक खेत में जमा कर लिए, फील्ड में, उसके चारों तरफ क्यारी बना दिए जिससे जल बाहर नहीं जाए, और फिर छोड़ देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से ये जल वाष्प यहाँ पे होता है, और पानी सब वाष्पीकृत होकर निकल जाता है, और नमक वहीं पे वही खेत में जमा हो जाता है। तो यही विधि क्या होता है, वाष्पन विधि के द्वारा ही नमक की प्राप्ति भी हमें होती है। यह देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे समुद्र का पानी जमा किया गया, और इसको खुले आसमान में छोड़ दिया गया। जब सन का प्रकाश इस पे पड़ता है, जल जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे वाष्पीकृत होता है, 0 डिग्री पे भी, सभी तापमान पे जल वाष्पीकृत होता है। तो जल के नमक प्राप्त करने की विधि भी क्या है, वाष्पन विधि है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, इसके अलावे हम पदार्थ को पृथक करने के लिए कुछ विधि के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयव को पृथक करने के केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही विधि से उसकी अशुद्धियों को दूर नहीं किया जाता है, उसके लिए अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक
विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें तो नमक हो गया था, नीचे मिट्टी भी तो है, तो उसमें फिर नमक को मिट्टी से अलग करते हैं। तो ये दो विधि हो गया, वाष्पन विधि और एक दूसरा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है ना फील्ड में, यहाँ पे ये तो इसमें नमक जमा करेंगे तो यहाँ पे कुछ अशुद्धियाँ मिल जाएगा, मिट्टी उट्टी जमीन पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो दो, एक जलवाष्प विधि और एक दूसरा विधि क्या है देख लेते हैं यहाँ पे, वो भी जैसे अन्य विधि क्या है, एक से अधिक वैसे पदार्थ जिसमें एक से अधिक पदार्थ के पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। रेत और नमक के मिश्रण लीजिए, रेत में नमक मिला लेना है। आप इसे कैसे अलग करेंगे, रेत है और नमक है, तो इसको कैसे अलग करेंगे। तो रेत में हम क्या करेंगे, जल डालेंगे, उसको हिलाएंगे, तो रेत में जितना नमक होगा वो जल में मिल जाएगा। जल को क्या करेंगे, दूसरे पात्र में जल को ले लेंगे और फिर उसको गर्म कर देंगे, तो जल फिर निकल गया। इसे रेत में जो नमक था उसको जल में मिला लिए, और जल को क्या किए हम दूसरे पात्र में बर्तन में रख के उसे गर्म करके जल को जलवाष्प के रूप में खत्म कर दिए। तो हमें क्या हो गया, शुद्ध रूप में नमक प्राप्त हो गया। तो दो विधि का यहाँ पे उपयोग हो गया। तो देखते हैं इस मिश्रण में बीकर में रखे हुए कुछ, तो निस्तारित विधि द्वारा जो क्या था, उसमें जल में नमक मिल जाएगा, और जल को जो नीचे लाएंगे वो निस्तारित विधि द्वारा हो गया। तो दो विधि क्या था, एक वाष्पन विधि जिसमें जल को क्या करते हैं, नमक से अलग करते हैं, तो उसमें पहला प्रयोग हो गया निस्तारण विधि, जिसमें जल में क्या करेंगे, रेत और नमक है तो उसके मिश्रण को निस्तारण विधि द्वारा, जैसे रेत और नमक है तो उसमें पानी डालेंगे, उसको मिला लेंगे, और फिर पानी को डालेंगे ना दूसरे बर्तन में, तो जल और नमक का मिश्रण दूसरे बर्तन में चला गया, तो ये हो गया निस्तारण विधि। और फिर जो दूसरा पात्र में जल और नमक है तो उसको वाष्पन विधि के द्वारा अलग करेंगे, तो ये हो गया दूसरा विधि। तो देख लिए यहाँ पे एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो, धातु का प्लेट लेना है जिसपे क्या है, कुछ बर्फ रखा हुआ है। प्लेट को केतली को टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, मतलब इस चित्र को देखिए और समझिए। यहाँ पे केतली है, इसमें क्या है, जल है, इसको गर्म किया जा रहा है, इससे जो भाप निकल रहा है उसके जो ऊपर बर्तन रखा है इसके ऊपर में क्या है, ये बर्फ है। तो ये भाप यहाँ पे गर्म रूप में आ रहा है और इसको बर्फ के द्वारा ठंडा किया जा रहा है। यहाँ हीट के रूप में है ना, यहाँ पे भाप के रूप में इसको गर्म किया जा रहा है, और यहाँ पे बर्फ के रख कर इसको ठंडा, एक ही समय में गर्म ठंडा दोनों किया जा रहा है। और यहाँ से जो जल आ रहा है ये क्या है, वाष्पन तथा संघनन। ये हो रहा है, ये वाष्पन है, ये क्या है, वाष्पन है। और ये जो हो रहा है ये संघनन है। तो यही यहाँ पे क्रियाकलाप में यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लेट को केतली को टोटी के ऊपर बर्फ रखना है, उसको पकड़ना है, फिर जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, जब ये जो है ना इसका जलवाष्प ठंडी प्लेट के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, वह संघनित होकर ये जल के रूप में होकर जल बन जाए, द्रव लिक्विड के रूप में। जो जल क्या है, पानी जो भाप के रूप में है उसको ठंडा करेंगे तो वो जल के रूप में बन जाएगा। और यह संघनन द्वारा ये संघनित हो गया, ये क्या हो गया, भाप मतलब जो गैस के रूप में जो जल है वो लिक्विड के रूप में हो गया, और बूंद बूंद होकर यहाँ से हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन क्या हो गया, अवसादन, निस्तारण, निष्पादन, निस्यंदन, और ये संघनन। तो संघनन में वह चीज हो गया जिसमें एक पदार्थ जैसे जल है वो क्या है, गैस की अवस्था में, उसको तुरंत हम लिक्विड की अवस्था में ले गए, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। तो एक प्रकार से पदार्थ को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, संघनन। ठीक है, क्या आपने कभी किसी पात्र में दूध को थोड़ी देर के लिए उबाला है, तो इसमें देख सकते हैं हम, अगर दूध को उबालते हैं तो उसमें अगर झांपते हैं तो वहां पे भी हम देख सकते हैं संघनित होता हुआ जल वाष्प को देख सकते हैं, वहां पे अनुभव कर सकते हैं कि दूध में क्या होता है, जल होता है। तो जब हम उसको उबालते हैं तो अगर उसके ऊपर कुछ प्लेट रख देंगे तो उस पर भी जल जमा हो जाएगा, सारा जल वाष्पित हो जाता है, तो फिर केतली के ऊपर क्या छूट जाता है। इस प्रकार हमने मिश्रण में, तो इस प्रकार से हमने क्या क्या सीखा,
मिश्रण से नमक, रेत तथा जल का निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन। निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन, ये 4 तरह, और एक अवसादन विधि था ये भी। तो पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत को थोड़ी मात्रा में मिलाया, फिर उसने क्रियाकलाप सेवन को, तो ये सब प्रक्रिया था जिससे हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया गया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाई। उसने कहाँ त्रुटि की होगी, मतलब देखना है क्रियाकलाप सेवन में सुझाया गया है कि नमक को पुनः एक पैकेट नमक को कुछ रेत में मिलाया गया है, और फिर क्रियाकलाप सेवन का विधि था उसको अपनाया गया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो सिर्फ लिए गए नमक के केवल थोड़ी ही भाग को पुनः प्राप्त कर पाई। उसने क्या त्रुटियां की होगी, देखते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप सेवन क्या है। तो पहेली जो है वो क्या कर रही है, क्रियाकलाप सेवन दो विधि का प्रयोग नहीं कर रही है। पहेली ने क्या नहीं कर रही है, दोनों विधि का प्रयोग नहीं कर रही है। अगर रेत और नमक मिला हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले निस्तारण विधि का प्रयोग करना है, उसके बाद वाष्पन विधि का प्रयोग करना है, तभी क्या होगा, जितना मात्रा में नमक था वो सारा का सारा प्राप्त होगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो कहाँ गलती की होगी देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो दोनों विधि का नहीं, सिर्फ पहेली ने एक ही विधि का प्रयोग किया जिस कारण से उसे पूर्ण रूप में नमक प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखते हैं, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकती है। तो अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलेय हो जाते हैं, तो हम उन पदार्थों का जल विलेय कहते हैं। यह यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा का निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा, तो क्या जल का क्षमता होता है, जल को अपने जितना जल का क्षमता कैपेसिटी रहेगा उतना ही पदार्थ को नापने में घुलाएगा, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं घुला पाएगा अपने आप में। इसी कारण से पहेली को भी शायद जितना नमक, वो ज़्यादा नमक मिला दी थी, पानी कम दी थी, तो इस कारण भी ये भी एक कारण हो सकता है, या दोनों विधि का, दो विधि का प्रयोग नहीं हुआ ये हो सकता है, या फिर जितना जल का क्षमता था उससे ज़्यादा नमक था जिस कारण से भी उसे पूरा नमक प्राप्त नहीं हुआ। तो आइए हम देखते हैं आगे। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच कैपेसिटी देखना है। तो अगर हम चीनी या नमक ज़्यादा दे देंगे और पानी कम देंगे तो क्या ये पूरा को घोल लेगा, नहीं, पूरा को ये नहीं घोल पाएगा अपने में। ये देख सकते हैं नमक क्या है, ज़्यादा है, और जल क्या है, कम है। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास लेना है, एक बर्तन लेना है, एक चम्मच लेना है, नमक और जल की आवश्यकता होगी, आधा कप जल लेना है, बर्तन में आधा कप ही जल लेना है, एक चम्मच नमक उसमें डालना है। फिर मतलब ये देखना है कि जल का कितना कैपेसिटी है, कितना नमक उसमें घुल सकता है, ये देखने के लिए इसमें बताया जा रहा है। तो देखते हैं आगे, चित्र नीचे दिया गया है। अब फिर एक चम्मच नमक, मतलब उसमें नमक जितना घुलते जा रहा है उतना घुला रहे हैं। फिर कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अबिलेय नमक बच जा रहा है। मतलब जैसे जैसे नमक बढ़ाते जाएंगे उसमें गिलास में, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, तो देखेंगे कि तीन चार चम्मच के बाद नमक का कुछ अंश क्या हो रहा है, जल में नहीं घुल रहा है, नीचे तली में बैठ जा रहा है। तो यही, यदि वो ये कुछ चम्मच मिलाने के बाद आप पाएंगे कि कुछ
अबिलेय नमक बच जाता है, बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ बैठा हुआ है, जो वास्तविक रूप से हाँ बैठा रहेगा, इसका अर्थ यह हुआ कि इस जल में अधिक नमक अब नहीं घुल सकता है। मतलब जल के क्षमता से, जितना क्षमता था जल का, उसने अपने आप में उस चीनी या नमक को घुला लिया है। और जो बाकी रह गया उसी को क्या कहते हैं, विलयन, संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं उसे, इस विलयन को, घोल को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। और अधिक नमक नहीं घुल सकता तो संतृप्त, मतलब वो तृप्त हो गया। नमक जितना घुला सकता था जल उतना घुला लिया है, अब उसमें नमक नहीं घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ये विलयन जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। यहाँ एक संकेत है कि जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली रेत में। तो यही से पता चलता है कि पहेली के द्वारा क्या गलत हुआ था, उसने ज्यादा नमक ले लिया था, जिस कारण से, और पानी कम था। नमक एक पैकेट था, नमक एक पैकेट जो था, और रेत भी कम था, थोड़ा सा था, और जल भी कम था। तो जल का जितना क्षमता था, बिलियन, संतृप्त विलयन था, उसने अपना में उतना नमक को घोल लिया। बाकी नमक क्या हो गया, रेत के साथ मिला रह गया। इस कारण से पहेली को एक पैकेट नमक जो था उतना नमक प्राप्त नहीं हो पाया। तो ये क्या था, विलयन, संतृप्त विलयन, जिसमें जितना कैपेसिटी है जल का उतना मात्रा में ही वो नमक को या चीनी को अपने आप में घोल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा हो जाएगा मात्रा से तो नीचे तली में बैठ जाएगा। अधिक मात्रा वाले मिले नमक को पुनः, और अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनने के लिए वहां पे क्या बन गया था, पहेली का जो एक पैकेट नमक, रेत कम था, पानी कम था, तो वो क्या बन गया था, संतृप्त विलयन बनने की आवश्यकता मात्रा से बहुत अधिक थी। अबिलेय नमक रेत के साथ ही मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह अधिक मात्रा में अगर प्राप्त करना है तो फिर से और पानी नमक में देना होगा और जल को मिलाना होगा। संतृप्त विलयन में और पानी, जल को मिलाना पड़ेगा, पानी को मिलाना पड़ेगा। समस्या का यही हल होगा। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी ऐसी उपाय द्वारा जल को उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? क्या कल्पना करना है कि जल थोड़ा मात्रा में है, कम मात्रा में है, और जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? तो क्या कोई ऐसी भी विधि है जिसमें हम जल उतना मात्रा में ही है और उसी से हम क्या कर रहे हैं, बार बार जो एक्स्ट्रा जो नमक है उसको निकाल सकते हैं? तो देखते हैं। बीकर में कुछ जल लेना है, उसमें तब तक नमक मिलाना जब तक उसका नमक ना घुल सके। बीकर में कुछ जल ले लेना है, उसमें तब तक नमक मिलाते जाना जब तक उसका संतृप्त विलयन नहीं हो जाए। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए, इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ, यह घुल गया। यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए, क्या बीकर की तली में पूरा नमक बैठता दिखाई देगा? तो एक विधि है जिसमें हम देखते हैं क्या होता है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थ की समान मात्रा घुली है? आइए पता लगाते हैं। 2 गिलास लेना है, प्रत्येक में आधा कप पानी लेना है, एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाना है, और दूसरे गिलास में तब तक बिलोड़ित कीजिए तब तक वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा संतृप्त विलयन में डालते जाइए। नमक के चम्मच की संख्या जो कि घोली गई है उस सारणी 5.2 में लिखिए। यहाँ पे लिखना है कितना नमक, कितना चीनी, जो भी घुलाए हैं मिलाए हैं उसमें जल में, उसको लिखना है। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए, या फिर चीनी, नमक के बाद चीनी से दोहराना है। आप इसको जल में मिले अन्य पदार्थ से भी दोहरा सकते हैं जो जल में मिलते हैं। 5.2 सारणी में जानकारी दे सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप कि विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है, कि जितना कितना चम्मच जो नमक मिलाए थे उतना चम्मच ही चीनी जल में घुल रहा है, या उससे अधिक या कम, ये सब लिख सकते हैं जानकारी। हमने पदार्थ को पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। तो इसमें चैप्टर 5 में पदार्थ के पृथक्करण जो चैप्टर है उसमें कुछ
से ज़्यादा ही विधि के बारे में चर्चा की गई है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। इसमें जो बताया गया है विधि, इसका प्रयोग विज्ञान के प्रयोगशाला में भी इसी विधि का प्रयोग विज्ञान में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। पदार्थ को द्रव में जल में मिलाते हैं तो विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना मिल सके, मतलब जितना क्षमता है जल का उतना विलयन बना दिए, तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके चैप्टर में प्रयोग हुआ था जो शब्द, तो देख सकते हैं क्या है? मंथन। मंथन से क्या चीज को अलग करते हैं? मक्खन को या घी को। संघनन, संघनन क्या है? जल को गैस की स्थिति से तुरंत ठंडा करना, जो गर्म वाष्प है उसको ठंडा करना ही क्या है? संघनन है। बाष्पन, जल को गर्म करना। हस्तचयन, हाथ से चुनना। निस्यंदन क्या था? निस्यंदन छन्नी में चाय पत्ती को छानना। संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसमें जल का जितना क्षमता है उतना क्षमता उसमें नमक या चीनी उस जल में घोल दिए हैं उस विलयन में। जैसे नमक पानी में मिला दिए जल में तो वो विलयन बन गया, और जितना नमक उस पानी में घुल सकता है उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। अवसादन क्या है? अवसादन में पानी में क्या कहते हैं? रेत या कुछ को मिलाते हैं, उसको फिर ढार लेते हैं दूसरे पात्र में, तो ये हो गया। चालन क्या था? छन्नी के द्वारा चालना। विलयन नमक चीनी या नमक जल या नमक चीनी को मिलाना। थ्रेसिंग मशीन था। निष्पावन क्या था? निष्पावन हवा के द्वारा चीजों को अलग करना। तो क्या क्या विधि था? हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, मिश्रण और संतृप्त विलयन। और जल को अगर संतृप्त बन गया है लेकिन अगर उसे कुछ और मिलाना है, और मात्रा में नमक मिलाना है, तो उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल का कैपेसिटी कुछ बढ़ जाएगा। तो ये चैप्टर 5 आपका यहीं तक था, समाप्त होता है। तो आप इसको देखिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपके चैप्टर 6 में कल।